कई दिन से तरफैन अपने अपने मोर्चों पर जमे हुए थे। दिन में इधर और उधर से 10-12 फायर किए जाते थे, जिनकी आवाज़ से कोई इंसानी चीख बुलंद नहीं होती थी। मौसम बहुत खुशगवार था। हवा खुरदरू फूलों की महक में बसी हुई थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों और ढलानों पर जंग से बेखबर कुदरत अपने मुकर्रर अशकाल में मसरूफ़ थी। परिंदे इस तरह चहचहाते थे, फूल इसी तरह खिल रहे थे, और शहद की सुस्त रो मक्खियाँ इसी पुराने ढंग से इन पर ऊँग ऊँग कर रस चूसती थी। जब पहाड़ों में किसी फायर की आवाज़ गूंजती तो चहचहाते हुए परिंदे चौंक कर उड़ने लगते, जैसे किसी का हाथ सांस से गलत टकरा जाए और उनकी समात को सदमा पहुंचने का मौजब हुआ है। सितंबर का अंजाम अक्टूबर के आगाज़ से बड़ा गुलाबी अंदाज में बलगीर हो रहा था। ऐसा लगता था कि मौसम सरमा और गर्मा में साफ सुलह हो रही है। नीले नीले आसमान पर धुंकी हुई रुई ऐसे पतले पतले और हल्के हल्के बादल यूं तैरते थे जैसे अपने सफ़ेद बहरों में तफरी कर रहे हैं। पहाड़ी मोर्चों में दोनों तरफ के सिपाही कई दिन से बड़ी कोफ्त महसूस कर रहे थे कि कोई फैसला कुन बात क्यों वकील पजीर नहीं होती। उकता कर उनका जी चाहता कि मौका बे मौका एक दूसरे को शेर सुनाए, कोई ना सुने तो ऐसे ही गुनगुनाते रहें, पथरीली ज़मीन पर ऊंधे मुंह या सीधे मुंह लेटते रहें, और जब हुक्म मिलता था 1-2 फायर कर देते थे। दोनों के मोर्चों में बड़ी महफूज जगह थी। गोलियां पूरी रफ्तार से आती थीं और पत्थरों की ढाल से टकरा कर वहीं चित हो जाती थीं। दोनों पहाड़ियां जिन पर ये मोर्चे थे करीब करीब एक कद की थीं। दरमियान में छोटी सी सब्ज पोश वादी थी, जिसके सीने पर एक नाला मोटे सांप की तरह लौटता था। हवाई जहाज़ों का कोई ख़तरा नहीं था। तोपें उनके पास थी ना इनके पास, इसलिए दोनों तरफ बेखौफ आग जलाई जाती थी। उनसे धुएं उड़ते और हवाओं में घुल मिल जाते। रात के चूँकि बिल्कुल खामोशी होती थी, इसलिए कभी कभी दोनों मोर्चों के सिपाही एक दूसरे को किसी बात पर कैके लगाते हुए सुनाई दिए जाते थे। कभी कोई लहर में आके गाने गाने लगता और उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे को जगा देती। एक के पीछे एक बाज गुज़श्त सदाएं गूंजती तो ऐसा लगता कि पहाड़ियाँ आमुख्ता दोहरा रही हैं। चाय का दौर ख़त्म हो चुका था। पत्थरों के चूल्हे में चीड़ के हल्के हल्के कोयले करीब करीब सर्द हो चुके थे। आसमान साफ था, मौसम में खुनकी थी, हवा में फूलों की महक नहीं थी, जैसे रात को उन्होंने अपने अतरदान बंद कर लिए थे। अलबत्ता चीड़ के पसीने यानी बरोजे की बू थी, मगर यह भी कुछ ऐसी नागवार नहीं थी। सब कंबल ओढ़े सो रहे थे, मगर कुछ इस तरह के हल्के से इशारे पर उठकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकते थे। जमादार हरनाम सिंह खुद पैरे पर था। उसकी रास्कोप घड़ी में 2 बजे तो उसने गंडा सिंह को जगाया और पैरे पर मुतय्यन कर दिया। उसका जी चाहता था कि सो जाए, पर जब लेटा तो आंखों से नींद को इतना दूर पाया जितना कि आसमान के सितारे थे। जमादार हरनाम सिंह चट लेटा उनकी तरफ देखता रहा और गुनाने लगा, जुत्ती लैनी या सितारियां वाली वे हरनाम सिंगा हो यारा पावें तेरी महें विक जावे। और हरनाम सिंह को आसमान पर हर तरफ सितारे वाले जूते बिखरे नजर आए जो झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जुत्ती लै दूँ सितारियां वाली नी हरनाम कोरे और नारे पावें मेरी महीं विक जावे। ये गा कर वो मुस्कुराया। फिर ये सोच कर के नींद नहीं आएगी, उसने उठकर सबको जगा दिया। नार के जिक्र ने उसके दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। वो चाहता था कि ऊट पटांग गुफ्तगू हो जिससे इस बोली की हरनाम कोरी कफियत पैदा हो जाए। चुनाचा बातें शुरू हुईं, मगर उखड़ी उखड़ी रहीं। बंता सिंह जो इन सब से कम उम्र और खुश आवाज़ था, एक तरफ हटकर बैठ गया। बाकी अपनी बज़ाहिर पुरलुत्फ बातें करते और जमाइयाँ लेते रहे। थोड़ी देर के बाद बंता सिंह ने एकदम अपनी पुरसोज आवाज़ में हीर गाना शुरू कर दी। हीर आख्या जोगिया झूठ बोली, कौन रुठे यार मनाउंदई, ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी, जड़ा गया नूं मोड़ लिआउंदई। एक बास तू कांग ने कूंज खोई, देखा चुप पै के कुरलाउंदई। देखा वालियां नूं गल्लां सुखदियां नहीं, किस्से जोड़ जहां सुनाउंदे ही। फिर थोड़े वक्फे के बाद उसने हीर की इन बातों का जवाब रांझे की ज़बान में गाया। जेड़े बास तो कांग ने कूंज खोई, सबर शुकर बाज फना होया। एनू हाल इस फकीर दा नहीं, तन माल गया ते तबाह होया। करी सिदक ते कम मालूम होवे, तेरा रब रसूल गवाह होया। दुनिया छड़ उदासियां पहन लियां, सैयद वारसों हुन वारिस शाह होया। बंता सिंह ने जिस तरह एकदम गाना शुरू किया था, उसी तरह वह एकदम खामोश हो गया। ऐसा मालूम होता था कि खाकस्तरी पहाड़ियों ने भी उदासियां पहन ली हैं। जमादार हरनाम सिंह ने थोड़ी देर के लिए किसी गैर मरी चीज़ को मोटी सी गाली दी और लेट गया। दफतन रात के आखिरी पहर की इस उदास फ़ज़ा में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। सब चौंक पड़े। आवाज़ करीब से आई थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने बैठकर कहा,
ये कहाँ से आ गया भौंकू? कुत्ता फिर भौंका। अब उसकी आवाज़ और भी नज़दीक से आई थी। चंद लम्हात के बाद दूर झाड़ियों में आहट पैदा हुई। बंता सिंह उठा और उसकी तरफ बढ़ा। जब वापस आया तो उसके साथ एक आवारा सा कुत्ता था जिसकी दुम हिल रही थी। वो मुस्कुराया। सब हंसने लगे। जुम्मेदार हरनाम सिंह ने कुत्ते को पिचकारा, इधर आज चप्पड़ झुनझुन। कुत्ता दुम हिलाता हरनाम सिंह के पास चला गया और वो ये समझ कर कि शायद कोई खाने की चीज़ फेंकी गई है, ज़मीन के पत्थर सूंघने लगा। जमादार हरनाम सिंह ने थैला खोलकर एक बिस्किट निकाला और उसकी तरफ फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघ कर मुँह खोला, लेकिन हरनाम सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया। ठहर, कहीं ये पाकिस्तानी कुत्ता तो नहीं? सब हंसने लगे। सरदार बंता सिंह ने आगे बढ़कर कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा और जमादार हरनाम सिंह से कहा, नहीं जुम्मेदार साहब, चप्पड़ झुनझुन हिंदुस्तानी है। जमादार हरनाम सिंह हंसा और कुत्ते से मुखातिब हुआ, निशानी दिखाओ। कुत्ता दुम हिलाने लगा। हरनाम सिंह ज़रा खुल के हंसा, ये कोई निशानी नहीं, दुम तो सारे कुत्ते हिलाते हैं। बंता सिंह ने कुत्ते की लर्जा दुम पकड़ ली। शरणार्थी है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बिस्किट फेंका जो कुत्ते ने फ़ौरन दबोच लिया। एक जवान ने अपने बूट की एड़ी से ज़मीन खोदते हुए कहा, अब कुत्तों को भी या तो हिंदुस्तानी होना पड़ेगा या पाकिस्तानी। जमादार ने अपने थैले से एक बिस्किट निकाला और फेंका। पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तानी कुत्ते भी गोली से उड़ा दिए जाएंगे। एक ने ज़ोर से नारा बुलंद किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुत्ता जो बिस्किट उठाने के लिए आगे बढ़ा था, डर के पीछे हट गया। उसकी दुम टांगों के अंदर घुस गई। जमादार हरनाम सिंह हंसा, अपने नारे से क्यों डरता है? चप्पड़ झुनझुन, खा, ले एक और ले। उसने थैले से एक और बिस्किट निकाल कर उसे दिया। बातों बातों में सुबह हो गई। सूरज अभी निकलने का इरादा ही कर रहा था कि 4 सू उजाला हो गया। जिस तरह बटन दबाने से एकदम बिजली की रोशनी होती है, इसी तरह सूरज की शुआएं देखते ही देखते इसके पहाड़ी इलाके में फैल गईं, जिसका नाम टेटवाल था। इस इलाके में काफ़ी देर से लड़ाई जारी थी। एक एक पहाड़ी के लिए दर्जनों जवानों की जान जाती थी, फिर भी कब्ज़ा गैर यकीनी होता था। आज ये पहाड़ी उनके पास है, कल दुश्मन के पास, परसों फिर उनके कब्ज़े में, उससे दूसरे रोज़ फिर दूसरों के पास चली जाती थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने दूरबीन लगाकर आसपास का जायज़ा लिया। सामने पहाड़ी से धुआं उठ रहा था। उसका ये मतलब था कि चाय वगैरह तैयार हो रही है। इधर भी नाश्ते की फ़िक्र हो रही थी। आग सुलगाई जा रही थी। इधर वालों को भी यकीनन उधर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। नाश्ते पर सब जवानों ने थोड़ा थोड़ा कुत्ते को दिया, जिसको उसने खूब पेट भर कर खाया। सब उससे दिलचस्पी ले रहे थे, जैसा वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इसके आने से काफ़ी चहल पहल हो गई थी। हर एक उसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पुचकार कर चप्पड़ झुनझुन के नाम से पुकारता और वो उससे प्यार करता। शाम के करीब दूसरी तरफ पाकिस्तानी मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खान अपनी बड़ी बड़ी मूँछों को, जिनसे बेशुमार कहानियाँ वाबस्ता थी, मरोड़े देकर टेटवाल के नक्शे का बगौर मुताला कर रहा था। उसके साथ ही वायरलेस ऑपरेटर बैठा था और सूबेदार हिम्मत खान के लिए प्लाटून कमांडर से हदायत वसूल कर रहा था। कुछ दूर एक पत्थर से टेक लगाए और अपनी बंदूक लिए बशीर होले होले गुनगुना रहा था, चन कित्थे गवाई आई रात वे, चन कित्थे गवाई आई। बशीर ने मज़े में आकर ज़रा ऊंची आवाज़ की तो सूबेदार हिम्मत खान की कड़क बुलंद हुई, ओए कहाँ रहा है तू रात भर? बशीर ने सवालिया नज़रों से हिम्मत खान को देखना शुरू किया, जो बशीर की बजाय किसी और से मुखातिब था। बताओ ए। बशीर ने देखा कि कुछ फासले पर वो आवारा सा कुत्ता बैठा था, जो कुछ दिन हुए उनके मोर्चे में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया था और वहीं टिक गया था। बशीर मुस्कुराया और कुत्ते से मुखातिब होकर बोला, चन कित्थे गवाई आई रात वे, चन कित्थे गवाई आई। कुत्ते ने ज़ोर से दुम हिलाना शुरू कर दी, जिससे पथरीली ज़मीन पर झाड़ू सी फिरने लगी। सूबेदार हिम्मत खान ने एक कंकर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। साले को दुम हिलाने के सिवा और कुछ नहीं आता। बशीर ने एकदम कुत्ते की तरफ गौर से देखा। इसकी गर्दन में क्या है? ये कहकर वो उठा, मगर इससे पहले एक और जवान ने कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी उतारी। इसमें गत्ते का एक टुकड़ा परोया हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। सूबेदार हिम्मत खान ने यह टुकड़ा लिया और अपने नौजवानों से पूछा, लुंडे हैं, जानता है तुम में से कोई पढ़ना? बशीर ने आगे बढ़कर गत्ते का टुकड़ा लिया। हाँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ। और उसने बड़ी मुश्किल से हरफ जोड़ जोड़ कर ये पढ़ा, चप चप्पड़ झुन झुन, चप्पड़ झुन झुन। ये क्या हुआ? सूबेदार हिम्मत खान ने अपनी बड़ी बड़ी तारीखी मूँछों को ज़बरदस्त मरोड़ा दिया। कोड वर्ड होगा कोई। फिर उसने बशीर से पूछा, कुछ और लिखा है बशीरे? बशीर ने, जो हरूफ शनासी में मशगूल था, जवाब दिया, जी हाँ,
یہ ہندوستانی کتا ہے۔ صوبیدار ہمت خان نے سوچنا شروع کیا۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ کیا پڑھا تھا تم نے؟ چپڑ، بشیر نے جواب دیا، چپڑ جھنجھن۔ ایک جوان نے بڑے عاقلانہ انداز میں کہا، جو بات ہے اسی میں ہے۔ صوبیدار ہمت خان کو یہ بات معقول معلوم ہوئی۔ ہاں، کچھ ایسا لگتا ہے۔ بشیر نے گتے پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی، چپڑ جھنجھن۔ یہ ہندوستانی کتا ہے۔ صوبیدار ہمت خان نے وائرلیس ہیڈ لیا اور کانوں پر ہیڈ فون جما کر پلاٹون کمانڈر سے خود اس کتے کے بارے میں بات چیت کی۔ وہ کیسے آیا تھا؟ کس طرح ان کے پاس کئی دن پڑا رہا تھا، پھر یکا یک غائب ہو گیا اور رات بھر غائب رہا۔ اب آیا ہے تو اس کے گلے میں رسی نظر آئی ہے جس میں گتے کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس پر جو عبارت لکھی تھی اس نے 3-4 مرتبہ دہرا کر پلاٹون کمانڈر کو سنائی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بشیر الگ کتے کے پاس بیٹھ کر کبھی اسے پچکار کر کبھی ڈرا دھمکا کر پوچھتا رہا کہ وہ رات بھر کہاں غائب رہا تھا اور اس کے گلے میں وہ رسی اور گتے کا ٹکڑا کس نے باندھا تھا، مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ وہ جو سوال کرتا اس کے جواب میں کتا اپنی دم ہلا دیتا۔ آخر غصے میں آ کر بشیر نے اسے پکڑ لیا اور زور زور سے جھٹکا دیا۔ کتا تکلیف کے باعث چاؤں چاؤں کرنے لگا۔ وائرلیس سے فارغ ہو کر صوبیدار ہمت خان نے کچھ دیر نقشے کا بغور مطالعہ کیا، پھر فیصلہ کن انداز میں اٹھا اور سگریٹ کی ڈبیا کا ڈھکنا کھول کر بشیر کو دیا۔ بشیر، لکھ اس پر، گور مکھی میں، ان کیڑے مکوڑوں میں۔ بشیر نے سگریٹ کی ڈبیا کا گتا لیا اور پوچھا، کیا لکھوں صوبیدار صاحب؟ صوبیدار ہمت خان نے مونچھوں کو مروڑے دے کر سوچنا شروع کیا۔ لکھ دے، بس لکھ دے، یہ کہہ کر وہ جیب سے پینسل نکال کر بشیر کو دی۔ کیا لکھنا چاہیے؟ بشیر پینسل کے منہ کو لب لگا کر سوچنے لگا، پھر ایک دم سوالیہ انداز میں بولا، سپڑ سن سن۔ لیکن فوراً ہی مطمئن ہو کر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، چپڑ جھنجھن کا جواب ہے سپڑ سن سن۔ یہ ہو سکتا ہے، کیا یاد رکھیں گے اپنی ماں کے سکھڑے۔ بشیر نے پینسل سگریٹ کی ڈبیا پر جمائی، سپڑ سن سن۔ 16 آنے لکھ، سب سپڑ سن سن۔ یہ کہہ کر صوبیدار ہمت خان نے زوردار کہکا لگایا، اور آگے لکھ، یہ پاکستانی کتا ہے۔ صوبیدار ہمت خان نے گتا بشیر کے ہاتھ سے لیا، پینسل سے اس میں ایک طرف چھید کیا اور اس میں رسی پرو کر کتے کی طرف بڑھا، لے جا اپنی اولاد کے پاس۔ یہ سن کر سب خوب ہنسے۔ صوبیدار ہمت خان نے کتے کے گلے میں رسی باندھ دی اور وہ اس دوران اپنی دم ہلاتا رہا۔ اس کے بعد صوبیدار نے اسے کھانے کو کچھ دیا اور بڑے ناصحانہ انداز میں کہا، دیکھو دوست، غداری مت کرنا، یاد رکھو غدار کی سزا موت ہوتی ہے۔ کتا دم ہلاتا رہا۔ جب وہ اچھی طرح کھا چکا تو صوبیدار ہمت خان نے رسی سے پکڑ اس کا رخ پہاڑ کی اکلوتی پگڈنڈی کی طرف پھیر دیا اور کہا، جاؤ، ہمارا خط دشمنوں تک پہنچا دو، مگر دیکھو واپس آ جانا، یہ تمہارے افسر کا حکم ہے، سمجھے؟ کتے نے اپنی دم ملائی اور آہستہ آہستہ پگڈنڈی پر جو بل کھاتی ہوئی نیچے پہاڑی کے دامن میں جاتی تھی چلنے لگا۔ صوبیدار ہمت خان نے اپنی بندوق اٹھائی اور ہوا میں ایک فائر کیا۔ فائر اور اس کی باز گزشت دوسری طرف ہندوستانیوں کے مورچے میں سنی گئی۔ اس کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ جمعدار ہرنام سنگھ معلوم نہیں کس بات پر چڑچڑا ہو رہا تھا، یہ آواز سن کر اور بھی چڑچڑا ہو گیا۔ اس نے فائر کا حکم دے دیا۔ آدھ گھنٹے تک چنانچہ دونوں مورچوں سے گولیوں کی بیکار بارش ہوتی رہی۔ جب اس شغل سے کتا اکتا گیا تو جمعدار ہرنام سنگھ نے فائر بند کرا دیا اور داڑھی میں کنگا کرنا شروع کر دیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے جالی کے اندر سارے بال بڑے سلیقے سے جمائے اور بنتا سنگھ سے پوچھا، اوے بنتا سیاں، چپڑ جھنجھن کہاں ہے؟ بنتا سنگھ نے چیڑ کی خشک لکڑی سے بروزہ اپنے ناخنوں سے جدا کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، کتے کو گھی ہضم نہیں ہوا۔ ہرنام سنگھ نے کہا۔ بنتا سنگھ اس محاورے کا مطلب نہ سمجھا، ہم نے تو اسے گھی کی کوئی چیز نہیں کھلائی تھی۔ یہ سن کر جمعدار ہرنام سنگھ بڑے زور سے ہنسا، اوے ان پڑھ، تیرے ساتھ تو بات کرنا 95 دا کاٹا ہے۔ اتنے میں وہ سپاہی جو پہرے پر تھا اور دوربین لگائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ایک دم چلایا، وہ آ رہا ہے۔ سب چونک پڑے۔ جمعدار ہرنام سنگھ نے پوچھا، کون؟ پہرے کے سپاہی نے کہا، کیا نام تھا اس کا؟ چپڑ جھنجھن، چپڑ جھنجھن۔ یہ کہہ کر جمعدار ہرنام سنگھ اٹھا۔ کیا کر رہا ہے؟ پہرے کے سپاہی نے جواب دیا، آ رہا ہے۔ جمعدار ہرنام سنگھ نے دوربین اس سے ہاتھ میں لی اور دیکھنا شروع کیا۔ ادھر ہی آ رہا ہے، رسی بندھی ہوئی ہے گلے میں، لیکن یہ تو ادھر سے آ رہا ہے، دشمن کے مورچے سے۔ یہ کہہ کر اس نے کتے کی ماں کو بہت بڑی گالی دی۔ یہ کہہ کر اس نے بندوق اٹھائی اور شست باندھ کر فائر کیا۔ نشانہ چوک گیا۔ گولی کتے سے کچھ فاصلے پر پتھروں سے کرچی اڑاتی زمین میں دفن ہو گئی۔ وہ سہم کر رک گیا۔
दूसरे मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खान ने दूरबीन में से देखा कि कुत्ता पगडंडी पर खड़ा है। एक और फायर होया तो वो दुम दबाकर उल्टी तरफ भागा। सूबेदार हिम्मत खान के मोर्चे की तरफ वो ज़ोर से पुकारा, बहादुर डरा नहीं करते, चल वापस। और उसने डराने के लिए एक फायर किया। कुत्ता रुक गया। इधर से जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक चलाई। गोली कुत्ते के कान से सनसनाती हुई गुजर गई। उसने उछलकर ज़ोर ज़ोर से कान फड़फड़ाना शुरू किए। इधर से सूबेदार हिम्मत खान ने दूसरा फायर किया, जो उसके अगले पंजों के पास पत्थरों में पेवस्त हो गया। बौखलाकर कभी वो इधर दौड़ा कभी उधर। उसकी इस बौखलाहट से हिम्मत खान और हरनाम सिंह मसरूर हुए और खूब कह के लगाते रहे। कुत्ते ने जमादार हरनाम सिंह के मोर्चे की तरफ भागना शुरू किया। उसने ये देखा तो बड़े ताव में आकर मोटी सी गाली दी और अच्छी तरह शस्त बांधकर फायर किया। गोली कुत्ते की टांग में लगी। एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई। उसने अपना रुख बदला। लंगड़ा लंगड़ाकर सूबेदार हिम्मत खान के मोर्चे की तरफ दौड़ने लगा तो उधर से भी फायर हुआ, मगर वो सिर्फ डराने के लिए किया गया था। हिम्मत खान फायर करते ही चलाया। बहादुर परवाह नहीं किया करते जख्मों की। खेल जाओ अपनी जान पर, जाओ जाओ। कुत्ता फायर से घबरा कर मुड़ा। एक टांग उसकी बिल्कुल बेकार हो गई थी। बाकी 3 टांगों की मदद से उसने खुद को चंद कदम दूसरी जानिब घसीटा कि जमादार सिंह हरनाम सिंह ने निशाना ताकर गोली चलाई, जिससे उसे वहीं ढेर कर दिया। सूबेदार हिम्मत खान ने अफसोस के साथ कहा, चच चच, शहीद हो गया बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक की गरम गरम नाली अपने हाथों में ली और कहा, वही मौत मरा जो कुत्ते की होती है।